नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू टैक्स। टैक्स से संबंधित कुछ शब्दावली। हमने ये पढ़ा कि टैक्सेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन क्या है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता चल पाता। तो आज हम ये जानेंगे कि सरचार्ज किसे कहते हैं, सेस क्या है, कृषि कल्याण उपकर क्या है। इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहली टर्म है अधिभार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरचार्ज। अधिभार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरचार्ज। यदि सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता है, यदि गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स कलेक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, तो एक विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों एवं कंपनियों अर्थात करदाताओं पर अधिभार लगा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष आय वर्ग, एक स्पेशल टैक्स स्लैब, एक स्पेशल इनकम स्लैब में होते हैं वो लोग, उन पर ही हम क्या लगा सकते हैं, सरचार्ज लगा सकते हैं। अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो कर के ऊपर लगने वाला कर है। मोस्टली एग्जाम्स में क्या आता है कि अधिभार क्या है, तो टैक्स ऑन टैक्स है, कर के ऊपर लगने वाला कर है जिसकी गणना कर दायित्वों पर की जाती है। गणना किस पर की जाती है? कर दायित्व, जो हमारी लायबिलिटी है। सामान्यतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। वर्तमान में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कर योग्य आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर अपनी करों पर 15% के अधिभार का भुगतान करना पड़ता है। इसमें एक स्पेसिफिक बात यह है कि एक स्पेशल इनकम स्लैब में आने वाले लोगों पर ही लगता है, नॉर्मल टैक्स स्लैब में नहीं लगता है। जैसे सपोज कोई डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, तो उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। उस पर सेस लग सकता है, सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज के लिए इनकम स्लैब काफ़ी हाई होनी चाहिए, उन पर ही लगता है। अब मान लीजिए कि कोई किसी का जो टैक्स रेट है वो 10,000 बनता है, टैक्स रेट 10,000 बनता है, तो उस पर 15% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। 10,000 तो ये कम है, लेकिन मान लीजिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ पर 20% वो टैक्स देता है। 1 करोड़ का 20% 20 लाख हो गया। 20 लाख में से कितना 15% क्या होगा, अब सरचार्ज होगा। तो ये जो सरचार्ज एक कंसेप्ट है, ये होता है हायर इनकम लेवल वाले लोगों पर, उन पर टैक्स लगाया जाता है। टैक्स ऑन टैक्स होता है। क्यों लगाया जाता है? यदि सरकार को ये आवश्यकता है कि ज़्यादा कर कलेक्ट करना है, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, तो सरचार्ज लगाया जाता है। नेक्स्ट टर्म है उपकर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेस। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरचार्ज क्या है और सेस क्या है। सरचार्ज, सेस, टैक्स एक ही बात लगती है, लेकिन तीनों डिफरेंट हैं। टैक्स अनिवार्य भुगतान है जो करदाताओं को बिना किसी प्रतिफल के बदले देना पड़ता है। सरचार्ज, यदि सरकार के अतिरिक्त कर राजस्व एकत्रित करने की इच्छा है, तो वो एक विशेष आय वर्ग के लोगों से टैक्स पर टैक्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी इनकम है, उन पर 15% टैक्स लग रहा है। सेस क्या है? उपकर भी अधिभार की तरह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर है। उपकर जो है ये सरचार्ज की तरह ही होता है, लेकिन किसी विशेष स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। सरचार्ज जो है वो लगाया जाता है, लेकिन उसका यूज़ किसी भी तरह से कर सकते हैं। उसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड में ही जाएगा, गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसी में ही जाएगा। लेकिन जो उपकर है, उस मान लीजिए उपकर लगाया है, ये एजुकेशन पर लगाया है, तो हायर एजुकेशन के लिए 1% गवर्नमेंट ने उपकर डिसाइड किया है, तो 1% जो सेस लगाया है वो हायर एजुकेशन में ही जाएगा और किसी सेवा में यूज़ नहीं होगा। लेकिन सरचार्ज जो है वो किसी भी सेवा में यूज़ हो सकता है। किसी विशेष, यहाँ पर विशेष आएगा, जिस विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, इससे मिलने वाली राशि इस विशेष उद्देश्य पर ही खर्च की जाती है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों करों के साथ लगाया जाता है। ये डायरेक्ट टैक्सेस पर भी लग सकता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी लग सकता है। उदाहरण के लिए भारत में शिक्षा के नाम पर 3% उपकर लगाया जाता है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया हायर एजुकेशन वाला, तो एजुकेशन में भी ये 3% सेस लगाया जाता है। 2% तो होता है प्राइमरी एजुकेशन में और 1% होता है हायर एजुकेशन पर।
2% प्राइमरी एजुकेशन पर और 1% हायर एजुकेशन पर, लेकिन जिसका जितना परसेंट है पैसा वहीं जाएगा। प्राइमरी सेक्टर को जितना अलॉट है प्राइमरी में जाएगा, हायर को अलॉट है तो हायर में जाएगा। सेस किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है, अब ये जान लेते हैं हम थोड़ा सेस और सरचार्ज में अंतर क्या है। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सेस इज टैक्स टू कलेक्ट फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। एजुकेशन सेस, सीनियर एंड हायर एजुकेशन सेस एंड स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत के लिए भी सेस लगाया जाता है ना, आर सम एग्जाम्पल्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड टू कलेक्ट फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस and applicable to one and whether facilities is mean to be used by that person or not। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। यदि एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन का पर ही पैसा खर्च किया जाएगा, स्वच्छ भारत पर है तो स्वच्छ भारत पर ही खर्च किया जाएगा। Where a surcharge is introduced for use of a particular facility by a specified person, like superfast train surcharge to be paid by the using service of the particular train। अब जो पर्टिकुलर पर्सन पर लगाया जाता है, जो उस पर्टिकुलर जो वस्तु है उसको यूज़ कर रहा है। जैसे सुपरफास्ट ट्रेन का जो सरचार्ज है वो उसी पर्सन पर लगाया जाएगा जो उस पर्टिकुलर ट्रेन को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम कृषि कल्याण उपकर, इंग्लिश में कहते हैं कृषि कल्याण सेस। वित्त वर्ष 2016-17 में बजट में कृषि कल्याण उपकर की घोषणा की गई। कब घोषणा की गई? 16-17 में। 1 जून 2016 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 5% की दर से कृषि कल्याण उपकर लगाया जाना शुरू किया गया। जो जितने भी टैक्सेबल सर्विसेज हैं उन पर 5% की रेट से कृषि कल्याण उपकर लगाया जाना शुरू किया। ये 0.5% है, 5% नहीं है, 0.5% है। स्लाइड में थोड़ा कलर के कारण 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर लगाना शुरू किया है। यहाँ पे 5 नहीं है, दोबारा बोल रही हूँ मैं, 0.5 है, 0.5%। कृषि कल्याण उपकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए किया जाएगा। हमें ये पता है कि सेस जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है पैसा भी वहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत सेस। 15 नवंबर 2015 को कर योग्य सभी सेवाओं पर 0.5% की दर से स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया, जिसका उपयोग स्वच्छ भारत मिशन की वित्तीय के लिए किया गया। स्वच्छ भारत मिशन को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए किया गया। यह उपकर भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है। स्वच्छ भारत सेस, हमने सेस के बारे में पढ़ा, एजुकेशन सेस के बारे में पढ़ लिया, स्वच्छ भारत सेस के बारे में पढ़ लिया, कृषि कल्याण उपकर के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की ओर चलते हैं, जिसका नाम है टैक्स बायोंसी। हिंदी में कहते हैं कर उत्प्लावकता। टैक्स बायोंसी हिंदी में कहते हैं कर उत्प्लावकता। कर उत्प्लावकता राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता का माप है। कर उत्प्लावकता क्या है कि जो जितना नेशनल इनकम है उसकी कंपैरेटिवली टैक्स रिसीट्स कितनी है। टैक्स रिसीट्स अपॉन नेशनल इनकम। टैक्स रिसीट्स T.R का मतलब क्या होता है? टैक्स रिसीट्स अपॉन नेशनल इनकम। ये क्या है? टैक्स बायोंसी का फॉर्मूला है। कई बार जनरली पूछ लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर उत्प्लावकता टैक्स बायोंसी, तो टैक्स रिसीट्स अपॉन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक समृद्धि एवं सरकार के कर राजस्व के संग्रहण में एक अंतर संबंध होता है। नेशनल इनकम हुआ या फिर कर राजस्व, सरकार ने जितना पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट किया है, इसके बीच में क्या होता है? इंटर रिलेशन पाया जाता है। कर उत्प्लावकता राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता का माप है। कर उत्प्लावकता उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय में 1% वृद्धि होने पर कर राजस्व में 1% से अधिक वृद्धि होती है। कर उत्प्लावकता उस कंडीशन में आएगी जब नेशनल इनकम 1% से बढ़ेगी, जबकि उसकी कंपैरेटिवली जो टैक्स रिसीट्स है वो 1% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अर्थात राष्ट्रीय आय सरकार द्वारा की गई विभिन्न कर सुधारों जैसे कर ढांचे में सुधार, कर वसूली को प्रभावी बनाना इत्यादि के परिणाम स्वरूप कर राजस्व में होने वाले परिवर्तनों के बीच पाए जाने वाले संबंध को कर उत्प्लावकता कहते हैं। नेशनल इनकम के कंपैरेटिवली टैक्स रिसीट्स कितना बढ़ रही हैं, ये बहुत ही
अच्छा एग्जाम्पल है कि 1% नेशनल इनकम हमने बढ़ाई तो उसकी कंपैरेटिवली टैक्स रिसीट्स कितनी बढ़ रही हैं, 1% से अधिक वृद्धि हो रही है, तो हम कहते हैं कर उत्प्लावकता हुई है, कर उत्प्लावकता हुई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा टैक्स रिसीट्स अपॉन नेशनल इनकम इक्वल्स टू टैक्स बायोंसी, कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर कर ढांचे में जो सुधार किए गए हैं उस सुधारों के अनुसार कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, तो उसका नाम है टैक्स इवीजन। टैक्स इवीजन, इवीजन का क्या मतलब होता है, अपवंचन, कर अपवंचन, किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से जो कर दिया होता है उसको भुगतान नहीं करना। भी अब सरकार जो है वो कहती है कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स है, तो 5% टैक्स जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं हम, या फिर किसी ना किसी तरह से उस रिटर्न से बचते हैं, दाखिल ना करना, दाखिल ही नहीं करते, जानबूझकर आए हुए निवेश के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करते हैं। हमारी इनकम तो 50 लाख है लेकिन प्रस्तुत ऐसे करेंगे 2.5-3 लाख ही हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कानूनी अपराध है और इसे कहते हैं कर अपवंचन। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, कर बचाव। देखिए कर अपवंचन और कर बचाव में डिफरेंस है। कर अपवंचन ये होता है कि डायरेक्टली चोरी करना, हमें भरना ही नहीं है टैक्स। कर बचाव ये होता है कोई ना कोई उपाय देखना ऐसे जिससे थोड़ा बहुत बचा जा सके। बचाव करने का मतलब है कि अगर हमें 20,000 रुपये देने थे तो हम बचाव करके 10 कैसे दें। अपवंचन का मतलब है कि हम 0 दें, हम दे ही ना, ये डिफरेंस है। कर बचाव से तात्पर्य अपनी आय तथा संपत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे वह कानून कर दायित्वों के अंतर्गत न आए, उसे बहुत ही कम कर का भुगतान करना पड़ेगा। कर बचाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था किसी देश के कर कानूनों के तहत छूट प्राप्त करती है। कर बचाव क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था किसी देश के कर कानूनों के तहत छूट प्राप्त करती है। नेक्स्ट है टैक्स हेवन, कर आश्रय। टैक्स हेवन, कर आश्रय का क्या मतलब होता है, यह एक ऐसा देश है जो विदेशी नागरिकों, निवेशकों एवं उद्यमियों को यह सुविधा देता है कि उस देश में रहकर जो व्यवसाय निवेश करेंगे, वहाँ किसी उद्योग की स्थापना करेंगे तो उस पर उनको कोई कर नहीं देना होगा। आश्रय देते हैं मतलब वो कहते हैं कि अगर आप हमारे देश में आएंगे, कोई व्यवसाय करेंगे तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, इसे कहते हैं टैक्स हेवन। क्या बोलते हैं इसे, टैक्स हेवन। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी ज़रूर है लेकिन ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। या कर की दरें बहुत ही कम होती हैं, टैक्स रेट्स जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं। विदेशी निवेशक, उद्यमी जैसे ऐसे देशों में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। बड़े निवेशकों को किसी दूसरे देश में निवेश करना होता है तो वह पहले अपनी बचतों को इन देशों के बैंकों में जमा कराते हैं और वहाँ से दूसरे देश में पूंजी निवेश करते हैं। तो टैक्स हेवन क्या है, एक देश ही सुविधा देता है कि अगर आप हमारे यहाँ व्यवसाय स्थापित करेंगे तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो जो निवेशक हैं, उद्यमी हैं, वो निवेश करने के लिए अट्रैक्ट होंगे, वो सोचेंगे कि बहुत अच्छी बात है अगर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि इसी प्रकार दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी उनकी सेविंग्स है उन देशों के बैंकों में जमा करवाते हैं। वो पहले जितनी भी उनकी सेविंग्स हैं उन देशों के बैंकों में जमा कराते हैं। अब ये साइप्रस और मॉरिशस जैसे देश हैं, ये क्या करते हैं, अपने निवेशित पूंजी से प्राप्त पूंजी लाभ पर, जितना भी निवेशित पूंजी किया है उनसे प्राप्त पूंजी लाभ पर या अन्य लाभ पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाते, कोई भी टैक्स नहीं लगाते ये। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो आयातक देश निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, जो आयातक देश है किस पर लगाएगा, निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तु पर लगाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाता है, क्योंकि उससे अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उसको सेव करना होता है। सपोज कि हम बहुत अमेरिका से हम बहुत कुछ मंगवा रहे हैं, कोई भी वस्तु है, किसी मशीनरी का इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप जापान से, तो मशीनरी जो है, ऑटोमोबाइल्स हैं, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो डोमेस्टिक लेवल पे तो प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगी, वहाँ से हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस जो वस्तुएं हम वहाँ से खरीद रहे हैं उस पर
ड्यूटी लगा देंगे ताकि वो वस्तुएं महंगी हों। वो वस्तुएं महंगी होंगी तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उन वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं, हमारे जो इंडिया में बनी हुई वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे। अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, यदि हम उन पर ड्यूटी लगा दें तो वो महंगे हो जाएंगे, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो सेफ हो जाएंगे ना, उनको संरक्षण मिलेगा। नहीं तो वो हतोत्साहित होते हैं, उन्हें पता है कि जो सामान है वो तो चाइना का ही खरीदा जाएगा, जिसके कारण आयातक देश के स्थानीय उत्पादकों को आर्थिक क्षति वहन करनी पड़ती है, क्योंकि निर्यातक देश द्वारा सस्ते कच्चे माल उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे अंतिम उत्पाद आयातक देश के उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद से काफ़ी सस्ता होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से विदेशी उत्पादकों के मूल्य में थोड़ी वृद्धि की जाती है, जिससे स्थानीय उत्पाद व विदेशी उत्पाद के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके एवं स्थानीय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हो सके। क्या कहा है इसमें कि इसमें निर्यातक देश द्वारा जो सस्ते कच्चे माल उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाता है, इससे वो वस्तु क्या होती है, काफ़ी सस्ती हो जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से उस वस्तु को थोड़ा महंगा किया जाता है, जिससे स्थानीय उत्पाद और विदेशी उत्पाद के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके और हमारे उत्पादकों के हितों की रक्षा हो सके। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको टैक्स से रिलेटेड बताई। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि लेफर कर्व क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमने पढ़ा कि सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, टैक्स हेवन क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स बायंसी क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी जो आपको पता होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।